हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला, राजनीति विज्ञान का विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान के सेकेंड पेपर यानी बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का, जिसका शीर्षक है भारत सरकार और राजनीति। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये न्यू सिलेबस है जो 2020-21 से लागू होगा। इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा संवैधानिक विकास यानी भारत सरकार अधिनियम 1858। अब 1858 को जाने कि संवैधानिक विकास एक्चुअल में 1773 से शुरू होता है और वो कंपनी का भारत में प्रशासन का क्या स्वरूप होगा इसका निर्धारण करता है। लेकिन 1858 में कंपनी का जो शासन है यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, भारत में जो शासन करती थी, उसके शासन का अंत कर दिया गया था। और अंत करने के लिए जो एक नया एक्ट बनाया गया, उस एक्ट को हम लोग 1858 के अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब इस अधिनियम से हुआ क्या, थोड़े से हम लोग इस पे फोकस कर लेते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा दो चीजें बदली। एक तो ये बदलाव हुआ कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद ये 2-3 परिवर्तन हुए। जैसे पहला जो परिवर्तन हुआ वो ये था कि जो मुगल बादशाह का प्रतीकात्मक जो नाम था मुगल सम्राट के रूप में, भारत के सम्राट के रूप में, उसका भी अंत कर दिया गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया यानी मुगल बादशाह के नाम का भी अंत कर दिया गया। और दूसरा जो परिवर्तन महत्वपूर्ण किया गया कि जो ब्रिटेन में जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो अधिकार थे उसको भी सीमित कर दिया गया, यानी उसका भारत के प्रशासन से हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। और जो भारत का प्रशासन है, सीधे संसद और ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा में निहित कर दिया। यानी अब भारत सीधे ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश राजा के अधीन शासित होने लगा, उसके नियंत्रण और निर्देशन में शासित होने लगा। तो यही चीजें हम लोगों को इस अध्याय में समझना है। जैसे इसमें हम लोग देखें उद्देश्य में, तो कंपनी शासन के अंत की परिस्थितियों यानी कंपनी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उसका शासन कैसे अंत हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इससे हम लोग परिचित होंगे। दूसरी चीज 1858 का जो अधिनियम है इसकी क्या विशेषता है। तो हमने बताया कि जो भारत सरकार है यानी जो कंपनी शासन है उसका अंत कर दिया गया और पूरा भारत का प्रशासन ब्रिटिश संसद और क्राउन में नियुक्त कर दिया गया। अब 1853 का एक आया था, यानी देखें कि क्यों ये आया, तो इसमें भी कहा गया था कि 1853 का जो एक पारित हुआ उसमें कहा गया कि कंपनी को भारत में शासन करने और राजस्व मामले देखने का जो अधिकार है वो तब तक उसके पास रहेगा प्रन्यास के रूप में सम्राट की ओर से, जब तक संसद चाहे। यानी इसमें ये इंडिकेट कर दिया गया था कि भविष्य में कंपनी के शासन का भारत से अंत किया जा सकता है और जब भी संसद चाहेगी ऐसा कर लेगी। तो ये हमने एक चीज देखा। दूसरा चीज 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसने भी जो कंपनी शासन है माना जाता है कि उसी की नीतियों का परिणाम था, इसीलिए भारत से कंपनी शासन का जो समापन है उसे इस भावना को बल प्रदान किया। दूसरी चीज 1858 का जो विधेयक है संसद में प्रस्तुत करते हुए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन ने कहा कि राजनीतिक प्रणाली का यह नियम है कि सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों का उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। लेकिन भारत में जो शासन कर रहा है
उसका न उत्तरदायित्व संसद के प्रति है और न ही उसकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा की गई है। यानी कह रहे हैं कि न तो संसद के प्रति है उसका उत्तरदायित्व और न ही क्राउन द्वारा नियुक्त है। तो अब ये लोग शासन कौन कर रहे हैं? ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी जो कंपनी के संचालक मंडल है। तो ये लोग मिल करके शासन करते हैं और ये लोग संसद और क्राउन किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए इनका शासन समाप्त करके 1858 के एक्ट से भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन और संसद में निहित कर दिया गया। अब देखिए कि ये एक्ट 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया और इस एक्ट के द्वारा लगभग 100 वर्षों से चले आ रहे दोहरे शासन को समाप्त कर दिया। यानी दोहरा शासन ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी ये लोग मिलकर के भारत में शासन चलाते थे और इसी शासन की जो प्रणाली थी उसको 1858 के द्वारा अंत कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि जो अब चूंकि अब अंत कर दिया गया तो पूरा शासन जो है भारत सरकार जो थी वो संसद और सीधे क्राउन के नियंत्रण में आ गई। अभी इस एक्ट की विशेषताएं क्या है या मुख्य धाराएं क्या हैं, इसको हम लोग देखें तो इस एक्ट की जो मुख्य धारा है वो ये है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, यानी उसके नाम में वायसराय शब्द जोड़ दिया गया। वायसराय यानी अब ये सीधे क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। यानी अब ये गवर्नर जनरल जो था महाराज्यपाल था, पहले जो कंपनी शासन के अधीन ये महाराज्यपाल के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब क्राउन में जब भारत की सत्ता निहित हो गई तो अब ये वायसराय कहा जाने लगा, यानी सीधे क्राउन का प्रतिनिधि बन गया और इसका नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय। तो अब इस तरह हम देखें कि इसके नाम के साथ इसकी भूमिका भी बदल गई। अब भूमिका क्या बदल रही है, थोड़ा सा यहाँ समझे कि जो गवर्नर जनरल है ये प्रशासनिक दृष्टिकोण यानी शासन के दृष्टिकोण से ये नाम आता है, यानी कार्यकारी प्रमुख होता है। देशी राजाओं के साथ संबंध स्थापित करता था। तो हमेशा ध्यान रखें कि राजा के साथ राजा ही संबंध स्थापित करता है। तब जब ये राजाओं के साथ कोई संधि या समझौता करता था तो सीधे क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में ये काम करता था, इसीलिए यह उप राजा हो जाता था, यानी वायसराय हो जाता था। यानी इसको दो भूमिका इसकी थी, एक तो प्रशासनिक कार्यों के लिए तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम करता था, और दूसरा जब देशी राजाओं से संधि समझौते करता था तो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य संपन्न करता था। इसलिए इसका नाम पड़ गया गवर्नर जनरल एंड इंडिया एंड वायसराय। तो ये थोड़ा सा नाम में परिवर्तन हुआ, काम में इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं। दूसरी चीज, जो कंपनी की सेनाएं थी वो सभी सेनाएं ताज के अधीन कर दी गई, और जो गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं इनकी नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। तो अक्सर पूछा जाता है कि सब शक्तियां किस में नियुक्त कर दी गई, तो संसद और क्राउन। तो अब ये कह रहा है कि नियुक्ति का अधिकार किसको दे दिया गया, ब्रिटिश ताज को। अब गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी गवर्नर की नियुक्ति तो ब्रिटिश ताज करेगा, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनकी नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देगा। परंतु इस विषय में अगर वो किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करता था तो उसकी स्वीकृति ब्रिटिश सरकार से लेनी पड़ती थी। और जो परिषद था, भारत में जो परिषद था उसके भी सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। यानी परिषद जो उसकी परिषद था, यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद था या भारत सचिव की जो परिषद था, तो इसमें सदस्यों की अपनी अलग अलग भूमिका थी, क्योंकि जो भी गवर्नर जनरल था या भारत सचिव था वो अपनी परिषद की सहायता से ही प्रशासन चलाता था। अब देखिए भारत सचिव तथा उसकी परिषद की स्थापना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करने के बाद भारत सचिव और उसकी परिषद की स्थापना की गई। अब भारत सचिव कौन था, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था जो पूरे भारतीय मामलों को देखता था। यानी अब ये जो कंपनी का शासन समाप्त हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब
समाप्त हुआ तो उसके स्थान पर एक नया काउंसिल की स्थापना की गई। ये और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो सचिव कहलाता था और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ये सदस्य होता था। तो एक्ट से पहले जो कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता है वही काम अब कौन करेगा? भारत सचिव और उसकी परिषद। अब देखें कि भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, वह पार्लियामेंट की तरफ से जिम्मेदार होता था। अब जो भी अपने कार्य का जो उत्तरदायित्व था उसके प्रति वो जो संसद के प्रति होता था, यानी जो भारत सचिव था वो सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होता था अपने कार्यों के प्रति। तो अब कह रहा है कि उसकी जो परिषद सचिव है उसको अपने शासन संचालन करने के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। परिषद में 15 सदस्य होते थे। ध्यान देने वाली बात है, इसमें 15 सदस्य होते थे और इसमें से 8 सदस्यों की जो प्रारंभिक नियुक्ति थी वो ब्रिटिश ताज द्वारा यानी राजा द्वारा किया जाना था। यानी जो 15 सदस्य होते थे उसमें से 8 पहली बार ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त हुआ और बाकी जो 7 सदस्य थे वो डायरेक्टर यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का निदेशक मंडल था उसके द्वारा नियुक्त होना था। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हम लोग ध्यान रखना होता है कि 8 सदस्य ताज द्वारा नियुक्त यानी राजा द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब देखें कि इसमें यह भी शर्त थी कि पहली बार ही 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, लेकिन जैसे ही 7 सदस्यों का पद खाली हो जाएगा वैसे यह नियुक्ति ताज के द्वारा की जाएगी भविष्य में। यानी देखा जाए तो 15 जो सदस्य थे भविष्य में ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किए जाने थे। अब हम लोग देखें कि भारत सचिव की शक्तियां क्या हैं। तो भारत सचिव को कुछ विशेष मामलों में परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अपनी इच्छा अनुसार भी काम करने की आज्ञा दी गई, परंतु जब वह ऐसा करता तो उसको उन कारणों को बताना पड़ता था जिनसे विवश होकर उसने अपने परिषद के निर्णयों को मानने से इनकार। जैसे भारतीय राजस्व नियुक्तियां, भारत सरकार की तरफ से ऋण लेने, भारत की संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने, उससे अपनी परिषद के निर्णयों को मानना पड़ता था। जब भी ऐसा कोई काम करता था तो उसे इसमें परिषद का जो सलाह था, परिषद द्वारा जो सलाह दिया जाता था उसे निश्चित रूप से उसको मानना होता था। अब कह रहे हैं कि ब्रिटिश सचिव पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल। तो जो भारत सचिव है यह इसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रतिवर्ष क्या है कि जो यहाँ का जैसे प्रतिवर्ष भारत की आमदनी यानी कितनी आय है उसका हिसाब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखता था। दूसरा भारत सचिव को जो जनता की यहाँ की नैतिक और भौतिक उन्नति का जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें किस तरह के काम हुए, क्या सुधार हुए, तो उसका भी प्रतिवर्ष वो प्रतिवेदन संसद के सामने प्रस्तुत करता था। भारत सचिव देशी राजाओं से पत्र व्यवहार अपनी परिषद से गुप्त रख सकता था। यह पत्र व्यवहार वायसराय के द्वारा होता था, यानी सचिव की ओर से, भारत सचिव की ओर से वायसराय यह पत्र व्यवहार यानी देशी राजाओं के साथ करता था। जैसा कि हमने बताया कि जो भी संधि और समझौते थे वो ब्रिटिश भारत सचिव के सहमत से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय संचालित करता था। अब हम लोग देखें कि जो अधिनियम है, जो 1858 का अधिनियम है, इसने भारत पर से कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रशासन का तो अंत कर दिया, लेकिन इससे भारतीयों को पूरा लाभ नहीं मिला। अब वो दूसरे तरह से वो दिक्कत में आ गए, जैसे कि जब संसद ने भारत सचिव और उसकी काउंसिल की स्थापना की तो उसकी स्थापना के बाद संसद ने भारत की तरफ से अपनी आंखें मूंद ली, यानी जो संसद थी उसकी आंख और जो कान थे वो भारत सचिव और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे। तो इससे भारतीयों को भी दिक्कतें आई। जैसे ये कह रहा है कि सब जिम्मेदारी सौंप दी गई, यानी सब जिम्मेदारी दे दी गई, संसद निश्चिंत हो गया, यानी भारत सचिव को अगर सब जिम्मेदारी उसने दे दिया तो फिर वो निश्चिंत हो गया।
अब निश्चिंत हो गया कैसे? क्योंकि वो उसे ये पता था कि सारा काम अच्छा से चल रहा है और इसके लिए एक हमने अधिकारी नियुक्त कर दिए, एक काउंसिल बना दी है जो भारत सचिव कहलाता है। अब अगर मान लीजिए कि ये चीजें हो गई तो अब इससे भारतीयों को इससे ढेर सारी भविष्य में भी दिक्कतें हुई, क्योंकि संसद ने भारतीय मामलों में रुचि रखना बंद कर दिया। अब हम लोग देखें कि इसका जो महत्व क्या है, जो एक्ट है इसका महत्व क्या है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इस अधिनियम ने इंग्लैंड में दोहरी सरकार का अंत कर दिया। दूसरी चीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर भारत सचिव की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी नए युग की शुरुआत किस रूप में है? क्योंकि अब जो कंपनी, जो एक प्राइवेट संस्था थी, उसके शासन का भारत से अंत हो गया और ये जो भारत का पूरा शासन है वो ब्रिटिश संसद और क्राउन में निहित हो गया। अब कह रहे हैं कि जो 1600 में स्थापित कंपनी थी उसका भी अंत हो गया और इससे क्या हुआ कि भारत के राजस्व पर एक नया अतिरिक्त भार पड़ने लगा, यानी जो भारत सचिव और उसकी काउंसिल थी उसका पूरा खर्चा भारत के राजस्व पर भारित कर दिया गया। इसका बाद में बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और अंततः ये 1935 में ये जो भारत सचिव का पद है ये समाप्त किया गया था। तब तक ये चीज भारतीयों के लिए बड़ा कहने का मतलब है कि भारतीयों के लिए बड़ा विरोध का विषय रहा। तो हमने देखा कि ये एक ढांचा है जो निर्मित हुआ 1858 के एक्ट से 1947 तक बना रहा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग पढ़ने से क्या सीख पाए हैं, इसको जानने के लिए हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे पहला जो आंसर है आपका, पहला प्रश्न है कि 1858 से पूर्व भारत में किसका शासन था? ब्रिटिश संसद का, कंपनी का, ब्रिटिश राजा का? कोई नहीं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कब हुआ? यानी आपके सामने विकल्प है 1858, 1860, 1857, 1859। तीसरा, 1858 के एक्ट के द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचा कब तक बना रहा? फिर ये आपका है कि गवर्नर जनरल का नाम रखा गया, यानी क्या उसका परिवर्तन हुआ? उसमें वायसराय, गवर्नर, राजा और कोई नहीं। थैंक यू।